ये इसमें से क्या क्या पढ़ना है, आपके कौन कौन से मिनरल्स हैं जो पौधों के लिए आवश्यक है और उनका क्या क्या काम है। तो जैसा आप जानते हैं कि एन, ई और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं प्लांट के लिए। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, और आपको पोटेशियम। सभी कुछ अगर रहता है प्लांट में, इनके अलावा अगर नहीं रहेगा, अगर नाइट्रोजन नहीं होगी, फास्फोरस नहीं होगा और पोटेशियम नहीं होगा, तो आपके प्लांट की ग्रोथ या प्लांट का कर्लिंग या प्लांट का प्रोडक्टिव, क्योंकि प्लांट की तीन आपकी कितनी फेज होती है, एक आपकी जुवेनाइल फेज होती है, जुवेनाइल फेज कहलाती है, एक तरह से कह दिया जाए ये जन्म के बाद की तुरंत पौधे का जैसे ही अंकुरण होता है, तो इसको हम कहेंगे जैसे आपको। अब दूसरी आपकी क्या होती है, वेजिटेटिव फेज होती है। वेजिटेटिव फेज में, वेजिटेटिव फेज मतलब जब तक रिप्रोडक्टिव आर्गन जब तक नहीं होती है, जनन अंकुर विकास नहीं होते हैं, तो ये आपकी वर्गीय अवस्था है। ये आपके अंकुरण की अवस्था है। तीसरी फेज आती है आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज, जनन की अवस्था आती है। और वैसे तो पौधे में आप देखते होंगे, मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसके दो पार्ट होते हैं। पहले ये रूट होता है, जब अब फिर आपकी सूट होती है, प्ररोल होता है। सबसे पहले कोई भी बीज रहता है, उससे जड़ निकलती है, पत्तियां निकलती है, जड़ निकलती है। सबसे पहले आजकल किसके मूलांकुर से मतलब रेडिकल से जड़ का फॉर्मेशन होता है, रूट का होता है। बाद में फिर आपकी सूट निकलती है। रूट आपकी क्या जाती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, क्योंकि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिव हाइड्रोस्कोपिक होती है और निगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। निगेटिव इसका मतलब रहा कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती रहेगी। क्या होगा, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होंगे, धनात्मक जलाकर्षी होंगी, जल को आकर्षित करने वाली, और ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती होंगी। प्रकाश को जो जड़ के कैरेक्टर्स है, जमीन की ओर जाएंगी और जल को आकर्षित करेंगी और सूर्य के प्रकाश से विपरीत दिशा में जाएंगी। जड़ों की ये लक्षण होते हैं। अगर प्रयोग को कर दिया जाए तो प्रयोग आपका इन दोनों के माइनस हो जाएगा, इनमें से माइनस हुआ कि नहीं होगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, भैया ऐसा अगर कह दिया जाए ये आपका प्रयोग या सूट में क्या होता है, आपका तना
पत्ती, फूल, फल, ये सब रहते हैं कि नहीं होते? तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिएंट्स में कुछ लिख दीजिए। सभी जीवों को अपनी वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए किसमें लेना है? ये हेडिंग डाल के खनिज पोषण डाल सभी जीवों को अपनी वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में मुख्यतः अकार्बनिक पादप पोषण, अकार्बनिक पादप पोषण के बारे में बताया गया है। किसी तत्व के किसी तत्व की अनिवार्यता के मापदंड निम्नलिखित हैं। किसी तत्व के अनिवार्यता के मापदंड निम्नलिखित हैं। तत्व को पादप, तत्व मतलब एलिमेंट जो है ना, तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि, पादप की सामान्य वृद्धि और जलन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए। नितांत आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे
कर पाते अथवा बीज भी नहीं धारण कर पाते अथवा बीज भी नहीं धारण कर पाते। दूसरा किसी एक एलिमेंट की कमी को किसी एक एलिमेंट की कमी को किसी एक एलिमेंट की कमी को दूसरे एलिमेंट के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता दूसरे एलिमेंट्स के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। तत्वपादक के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। इन तत्वों को आवश्यक मात्रा के आधार पर इन तत्वों को आवश्यक मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहली हेडिंग डाली इन्हें माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कोशिकाओं को सामान्यतः पादप के बृहद कोशिकाओं को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर, ये नोटेड है, 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर बृहद कोशिकाओं को सामान्यतः पादप के सूक्ष्म पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए।
की सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। और इस श्रेणी में आने वाले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये पूछे जाते हैं कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है और कौन से माइक्रो है। ये अक्सर आपकी नीट पे आते हैं। इनके नाम नीट पे क्या बीएससी में भी पूछे जाते हैं, अक्सर कॉम्पिटिशन में भी बहुत पूछे जाते हैं हर क्लास में। लिख के आ जाए निम्न में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आप में से छांटना पड़ेगा। निम्न में से कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ऑब्जेक्टिव में लिख के आता है तो इनमें से आपको छांटना पड़ेगा। लिखिए तो लिखना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन CO2 और H2O से प्राप्त होते हैं। CO2 और H2O से प्राप्त होते हैं। CO2 और H2O से प्राप्त होते हैं। जबकि दूसरे खनिज मृदा से अवशोषित किए जाते हैं। मृदा से अवशोषित किए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। जबकि दूसरे खनिज मृदा से अवशोषित किए जाते हैं। चाहिए बना लीजिए, जो लिखा है वो यही है। ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें से CHO आपके CO2 और H2O से। CO2 जानते हैं कैसे पौधे लेते हैं, मृदा संश्लेषण में। और H2O जमीन से लेते हैं, जड़ से लेते हैं। कैपिलरी वाटर यूज करते हैं। कैपिलरी वाटर एक होता है आपका केशिकत्व जल। केशिकत्व जल कहलाता है। पौधे हमेशा कौन सा जल लेते हैं, केशिकत्व जल लेते हैं। केशिकत्व जल का मतलब ये होता है कैपिलरी वाटर कि एक प्रोसेस पे वर्क करता है। जैसे घर में तेल या दीपक जलता है, तो जब तक उसमें आग न लगाई जाए ऊपर, तब तक वो नीचे से घी या तेल अवशोषित करता है, नहीं करता। कर लेता है, नहीं करता, इतना रहता है। इसी तरह वो प्लांट भी काम करते हैं। जब तक ऊपर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन, तब तक वो नीचे से पानी का अवशोषण नहीं चालू करेगा। जितनी तेज धूप उतना ही तेज अवशोषण चालू करेगा। लेकिन गर्मियों में तो वहां पे कभी कोई पत्ते नीचे डाउन हो जाते हैं, मुरझा जैसे जाते हैं। जब बहुत गर्मी रहती है तो अपने बुंदेलखंड में पत्तियां क्या करती हैं, अपने पौधों से गिरा देती हैं। विल्गन कहलाता है, एब्सेशन कहलाता है। पत्तियों में गिरना क्या कहलाता है, विल्गन। एब्सेशन टाइम कहलाता है। पत्तियों में गिरना बुंदेलखंड वो चालाक होती है पत्तियां। पौधे बुंदेलखंड के हमारे समर वेकेशन में पत्तियां ज्यादातर पतझड़ कहते हैं, पतझड़ का मौसम आ गया है। वो इसलिए चालाक होती है कि समय ज्यादा रहता है, मतलब धूप ज्यादा तेज रहता है, 50 के आसपास 45-50 डिग्री पहुंचता है टेम्परेचर। लेकिन पानी बिल्कुल
नहीं रहता है, सूखा वैसे भी क्षेत्र है। उसके रीजन भी ये कई बार बताया है सूखा होने का कि हमारे बुंदेलखंड रीजन स्पेशली बांदा जिले में ओनली 2% डाइवर्सिटी है, 2.31 समथिंग, जो आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता है डाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब चाहिए कितनी? 33%। और पूरे देश में कितनी है? लगभग 22% के आसपास है, अप्रॉक्सिमेटली 22.2%। पूरे देश में इतनी है, चाहिए इतनी, अपने वाला इले में इतनी ही है। तो जब डाइवर्सिटी नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, जीव नहीं होंगे, तो पानी कहाँ से आएगा? क्योंकि एक चक्र चलता है पूरा। अब उसके लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, ना मटेरियल नहीं है, तो पानी कब होता है? तो सूखे रहते हैं, तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो रहा हमारा। और जो भी होना चाहता है उसके लिए पत्तियां गिरा दे रही है अपनी। उसका रीजन है कि जमीन में ज़्यादा पत्तियां रहें, अगर पौधे में ज़्यादा पत्तियां हैं तो पानी अवशोषण करेंगे, तो जो पानी बचा है उसके आसपास वो भी खत्म हो जाएगा, तो पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। सूख जाएगा, सूखने ना पाए, अपने आप को व्यवस्थित किए रहे। ऐसा नहीं वो अवशोषण बंद कर देता है। जब पत्तियां पौधे गिरा देते हैं तो तने का कुछ भाग बाहर का कोलेनकाइमा पार्ट कहलाता है। आपने पढ़ा होगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ऊतक के बारे में। ऊतक पढ़ेंगे 3 प्रकार के। अब देखिए, अगर ना पढ़े हो तो एक ऊतक आपका कैसा होता है? ऐसे कुछ रहते हैं जिनमें से स्पेस है, वो आपके क्या होते हैं? पैरेन्काइमा। अगर ना याद रहे, पैरेन्काइमा मतलब पोर प्रेजेंट है, पोर मतलब छिद्र प्रेजेंट है, छिद्र उपस्थित है, पैरेन्काइमा। और दूसरी आपकी जो कोशिकाएं होती है वो आपकी कुछ ऐसी रहती है जिनमें पोर नहीं प्रेजेंट है, वो कोलेनकाइमा होती है। कोलेनकाइमा, बी से पोर प्रेजेंट और सी से कोलेनकाइमा, पोल नहीं प्रेजेंट है। और थर्ड आपकी होती है स्क्लेरेन्काइमा। ये सभी ऊतक का निर्माण करती है, पौधे के अंदर यही 3 प्रकार की ऊतक विशेषकर रहती है। और दूसरे और जो रहते हैं वो जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। जाइलम कवर का आपको जल पता है, फ्लोएम कवर का आपको फल पता है। ना याद है तो जाइलम मतलब जल, जल मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, अब फ्लोएम का फूड का ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल भी याद न रहे तो जा से जल, फा से फल। बना रहेगा? नहीं रहेगा? क्यों भाई? याद है? अगर न याद रहे तो जा से जल, फा से फल, मतलब जाइलम का जल का ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम का फूड का ट्रांसपोर्ट। ये दोनों आपके रहते हैं। और इनमें से तो जो तना आपकी पत्तियां गिरा दिया मान लीजिए पौधे ने, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा अपने जड़ों के लिए और तने भर के लिए। वो तने से करने लगता है थोड़ा बहुत। तने का जो ऊपर का एपिडर्मिस का भाग है, तने का कुछ भाग बाहर से हरा होता है, हल्का सा अपर लेयर जो बाहरी परत होती है तने की थोड़ी सी, उसमें आपके क्या होते हैं? आपके पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक तरह से कह दिया जाए पर्णहरित मिलता है। उनसे वो अपने लिए कुछ दिनों तक अपने आप को रोके रखता है, जब तक बरसात या पानी नहीं होने लगता है। फिर पत्तियां निकलने लगती हैं, फिर वो अपना ट्रांसपोर्ट चालू कर देता है। मतलब जितना वाष्पोत्सर्जन ऊपर को होगा उतना ही पानी नीचे से खींचेगा। अब कह दिया जाए सर वो जो यूकेलिप्टस का प्लांट होता है वो पानी बहुत खींचता है, उसका रीजन है देखिए देसी रूप में। उसके जो आपके जो देसी रीजन ये है कि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, लेंथ, तो सूर्य का प्रकाश उसमें बहुत पड़ता है, सबसे ज़्यादा उसी में पड़ेगा सूर्य का प्रकाश और की अपेक्षा। और लंबाई में उसकी जो कैनोपी होती है, मतलब उसका शरीर का आकार होता है उस पौधे का,
तो लंबा होता है, वो ब्रॉड नहीं होता है, ज़्यादा नहीं जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत फैला हुआ नहीं होता है। इस वजह से सूर्य का प्रकाश जितना पड़ेगा वो पानी को खींचता रहता है अपने ऊपर, ज़्यादा अवशोषित, और उसकी पत्तियाँ भी रहती हैं अपनी, तो इस वजह से वो ज़्यादा खींचता है। दूसरा रीजन उसके वेस्कुलर बंडल का भी रहता है। वेस्कुलर बंडल की जो सप्लाई होती है उसमें से सांद्रता ज़्यादा लगती है। इस वजह से लोग बोलते हैं कि पानी उसके लिए क्या है, आसपास पानी ज़्यादा खींचता है, यूकेलिप्टस का सांद्रता का भी रीजन है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पानी चाहिए तो यहाँ से पानी हटाते जाना है। ट्रांसपिरेशन यहाँ हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन ऊपर पत्तियों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पत्तियों में ट्रांसपिरेशन ये प्रेशर लगाता है, उसको दो प्रकार की थ्योरी रहती है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन दाब सिद्धांत और जड़ का सिद्धांत कहलाता है, जड़ दबाव सिद्धांत, कि जितना ऊपर से वो कंसंट्रेशन करेगा। अब उसका रीजन ये है ऑस्मोसिस वाला, कि मान लीजिए यहाँ सांद्रण आपका बाहर हो रहा है, यहाँ सब ट्रांसपेरेंट हो रहा है, वाष्पोत्सर्जित हो रहा है अपर लेयर में, तो सांद्रता यहाँ कम हो जाएगी, और जड़ें हमारी कहाँ हैं, यहाँ है। तो सांद्रता का एक नियम होता है जो ऑस्मोसिस जिसे कहते हैं परासरण का नियम, कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की सांद्रता कहाँ जाता है, यहाँ जाता है कि नहीं है, क्योंकि अवशोषण यहाँ चल रहा है, और कम कहाँ हो रहा है, यहाँ। तो जब यहाँ से यहाँ क्यों जाएगा, जल यहाँ से यहाँ क्यों हो जाएगा, ये उल्टा जाएगा, नीचे से ऊपर क्यों जाएगा। अगर कोई कहते हैं क्यों जल नीचे से ऊपर जाता है, तो आपको कहना है जब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है ऊपर, और यहाँ वो अवशोषित कर रहे होते हैं, तो यहाँ के परासरण का एक नियम लगता है जिसे कहते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की अर्धपारगम में झिल्ली होती है, अपारगम, पारगम, अर्धपारगम, मतलब जितने अणुओं की जरूरत होती है उसके आर पार जा सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है उसके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, और जब सांद्रण बराबर कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसे फूड का चलता है, ऐसे फूड का चलता है, फूड का भी ऐसे रहता है, क्योंकि फूड आपका ऊपर बन रहा है पत्तियों में, तो भोजन कहाँ ज्यादा हो जाएगा, पत्तियों के ऊपर। अच्छा ये कहाँ, सब जगह नीचे, तो वो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, लेकिन ये आपके ब्रॉड हो जाते हैं, दोनों तरफ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी स्टेम भी बना रहा है खाना आपका, तो एंटीपोड भी चलता है, एक होता है यूनिपोड, मतलब एक दिशी एक द्विदिशी, जल का परिवहन ज्यादातर एक दिशी चलता है, ऊपर की ओर ही जाएगा, लेकिन भोजन का परिवहन आपका द्विदिशी भी हो जाता है, ऊपर की ओर भी नीचे, क्योंकि पत्तियां यहाँ भी हो सकती हैं और यहाँ भी होती हैं, तो यहाँ से भी वो चालू कर सकता है, नीचे की ओर भी आ सकती है, सभी को चाहिए। जड़ों में आपके अवर्णी लवक पाए जाते हैं, वर्णी लवक नहीं पाए जाते हैं, अवर्णी मिलते हैं जड़ों, मतलब आपका क्लोरोप्लास्ट अपसेट होता है जड़ों। तो आप कहते हैं सर तना क्यों, वो आलू क्यों हरा हो जाता है, आलू तना भूमिगत तना है, आलू जड़ नहीं है, आलू जो है तना है, भूमिगत तना है। इस वजह से वहां पे वो फूड मटेरियल जो आ रहा है वो जो पदार्थ ऊपर बन रहा था पत्तियों में, उस तने में स्टोर हो जाता है, एक गांठ जैसा रूप बना लेता है आलू का रूप बना लेता है, जो हरा भाग होता है वो का संश्लेषण करने के लिए उससे बना लेता है, क्योंकि उसका तना उतना मजबूत नहीं होता है, तने से आ रहा है मटेरियल, मतलब जहां जहां आलू लगा होता है वो तने का भाग ही होता है, भूमिगत तना कहलाता है आलू। जैसे आपकी प्याज है, प्याज का तना भाग जानते हो, लाल जो नीचे का भाग रहता है प्याज, लाल जो नीचे वाला लाल, जिसे गांठ काट के निकाल देते हैं और जिसे हम खाते हैं वो पत्तियां हैं, भोज्य पदार्थ पत्तियों में संचित हो जाता है, इस वजह से वो
आपकी थिक हो जाती है। जैसे लहसुन है, लहसुन की आपकी पत्तियां हैं, लोग जो खाते हैं लहसुन की कली क्या है, संचित भोज्य पदार्थ की पत्तियां हैं। तना उसका कहाँ रहता है, बीच में एक डंठल लंबी सी डंठल जैसे निकलती है, वो उसका तना है, उसका तने का भाग है। ये सब भूमिगत तने हैं, मतलब सब भूमिगत तने हैं। अगर कह दिया जाए कि लहसुन और आपकी प्याज ये सब क्या है, तना का रूपांतरित भाग है, तने का रूप। खाते हम इसमें से अलग अलग है, उनका पत्तियों का रूप में खाते हैं लहसुन का और उसका। तो ये हो गया। अब दूसरा लिख लीजिए, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व की अनिवार्यता, कभी कभी ये ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, सूक्ष्म तत्व भी बोलते हैं। अनिवार्यता सूक्ष्म मात्रा में होती है। .1 मिलीग्राम पर लीटर पर लीटर शुष्क भार के बराबर, शुष्क भार के बराबर या उससे कम की आवश्यकता होती है। लौ, मैग्नीज, तांबा, तांबे को क्या कहते हैं, आयरन, सीयू, कॉपर बोलते हैं कि नहीं, मॉलिब्डेनम, जिंक, मॉलिब्डेनम, कॉपर को बोलते हैं तांबा, एक तरह का तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन, बोरान, क्लोरीन, बोरान, क्लोरीन, निकेल। ये भाई पूछे जाते हैं आपके, कौन से, ये और ये दोनों, कौन से आपके प्रहल हैं, कौन से आपके सूक्ष्म हैं। इन्हीं में क्वेश्चन आ जाता है, जब सरल क्वेश्चन आता है अक्सर पूछे जाते हैं। लगभग कितने हो गए, अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ लाभदायक तत्व भी हैं। कुछ लाभदायक तत्व भी हैं, जैसे सोडियम, सिलिकॉन,
कोबाल्ट, सोडियम सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलीनियम, सोडियम सिलिकॉन, सोडियम सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलीनियम, सिलीनियम, ये चारों उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। अब ये उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी पौधे क्या हैं? जैसे जंतुओं में होता है उच्च श्रेणी जंतु और निम्न श्रेणी जंतु। उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। जानते हैं उच्च श्रेणी के पौधे? नहीं जानते? बता देता हूं। देखिए भाई, पौधों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पौधों को भी प्लांट किंगडम को, आपके पादप जगत को इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछ दिया जाता है। पादप जगत को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक उच्च श्रेणी, एक निम्न श्रेणी। निम्न उच्च श्रेणी क्या होता है? निम्न श्रेणी आपके क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं और ये आपके ट्राइनिलोगैम्स होते हैं। मतलब आप पुष्पी पौधे या बीजीय पौधे, आप पुष्पी और पुष्पी, फिर इसमें से भी आपके दो तरह के होते हैं, एक फैलस युक्त, एक फैलस रहित। तो आपकी जो इसमें आपके पहले क्या आएंगे? एल्गी, शैवाल वाले आएंगे क्रम से, फिर आपके ब्रायोफाइट आएंगे, फिर आपके ट्रेडोफाइट आएंगे। विकास के आधार पर ये बांटा गया है। ये मतलब पौधे हमारे निम्न श्रेणी पौधे कहलाते हैं। ये पौधे कितने आते हैं? कितने आते हैं इसमें से? ये पौधे जितने भी आते हैं आपके निम्न श्रेणी के पौधे आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, नाम सुना हो? नहीं सुना? सुना तो नहीं सुना? क्यों सुना? नहीं सुना है। अगर कह दिया जाए पुष्पी पौधों को, तो इनको दो भागों में बांट देते हैं। एक आपके जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, और इनको एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। ये उच्च श्रेणी पौधे कहलाते हैं। उच्च श्रेणी पौधे कहलाते हैं। जैसे आपके उसमें से रहते हैं, जंतुओं में रहते हैं कशेरुकी और आकशेरुकी। तो आकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो निम्न श्रेणी, जिनमें रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए वो दो जंतु कैसे? निम्न श्रेणी। अब आप सोच सकते हैं कि कार्डेटा में सिर्फ पाई जाती है रीढ़ की हड्डी, कार्डेटा संघ में, बाकी किसी को पाई नहीं जाती। कार्डेटा संघ जो रहता है वही वर्टिब्रेटा होता है,
मतलब कैसे, एक उभयचर एम्फीबियंस, एक रेप्टाइल सरीसृप, और तीसरा आपका एप्स पक्षी वर्ग, और चौथा आपका स्तनधारी वर्ग। वो उच्च श्रेणी हो गए। अब बाकी ये प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, नमस्का, इनमें टारगेट किया गया होगा। ये सब निम्न श्रेणी है। कहाँ तक? हेमिकॉर्डेटा पूरे इकायोडर्मिका, एस्केलेंथेस, वेटिकल, हेलमिन्थेस, इनमें नहीं रहती ना, निम्न से ऐसे पौधों में रहता है। इनको हम सबको अब करिए जैसा कि टेरोफाइटा में तो वेस्कुलर बंडल होते हैं जल संवहन, लेकिन इसमें बीज नहीं होते ना कुछ होते, इनमें से बीज और कुछ नहीं पाए जाते। इन सभी में से बीज रहित और अपपुष्ट रहित होता है। आप कह नहीं सकते। अब ओरिजिन भी अगर कोई कहे बेटा पौधों का उद्भव विकास लिखिए, तो आपको पहले हम सहवाग, दूसरे में ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, चौथे में जिम्नोस्पर्म, पांचवें पे एंजियोस्पर्म। जो ये पौधे हमारे चारों तरफ दिख रहे हैं ज़्यादातर, जैसे फूल वाले जितने सब दिख रहे हैं, ये सब ये वाले हैं दिख रहे हैं। ये पौधा बुंदेलखंड में नहीं मिलता है, मैंने नहीं देखा, मिलता हो मुझे नहीं मालूम। इन पौधों को मैंने देखा है बुंदेलखंड। ये पौधा सिर्फ एक देखा है, एक और हो सकता है एक मार्सिलिया मैंने देखा, मार्सिलिया आपको भी मिल सकता है। देखो माना में अगर पुराने बाईपास से जाएंगे आप, सुकुल कुमार पुराने बाईपास छोड़ते हुए जैसे ही जानते हो नहीं जानते हो, सुकुल कुमार जानते नहीं जानते, आपको उधर देखा है मैंने। इसको टेरोफाइटा में मार्सिलिया को चारों तरफ से पत्तियां होती हैं, क्वाड्रेट लीफ होती है, ओल्ड टाइप का। आपने फिलोटैक्सी पढ़ा होगा ना, चक्राकार। अरे पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? उस आपके कहते हैं ना फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी बोलते हैं ना, फाइलोटैक्सी तो रहता है पत्तियों के लगने के क्रम। एलगी तो आपको यहाँ ट्राई लगी तो सहवाग हो तो मिल जाएगा, नदी के नाले में और तालाब में सब जगह लगता है। अब ब्रायोफाइटा भी आपका मिल जाता है, कहाँ ज़्यादा फायदा। एंजियोस्पर्म तो आपको जिन पौधों में फूल हो आवृत्ति करके कह सकते हैं, आवृत्ति की अनावृत्ति, इस तरह निम्न श्रेणी हो उच्च श्रेणी हो गया। ये भी बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा ये दिया किसने था? ये आपको बैंक देखिए, एक आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया गया था, कृत्रिम वर्गीकरण, वो कैरोलस लीनियस का था। आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्गीकरण, अब प्राकृतिक वर्गीकरण किया था बैंकम ने। अब तीसरा जो जाति व्यक्ति किया था वो एंगलर पेंटर ने किया था। मतलब ओरिजिन क्या था, एवोल्यूशन क्या था, विकास क्या था। आपने पढ़ा होगा ना क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ा, वर्गीकरण ये किया है। वो लोग तो इंसान भी काम कर रहे हैं, तुम्हारा भी काम कर रहे हैं, ये कर और इनका तो बीएससी हो गया है, मुझे मालूम है ना, तुम्हारा फाइनल है, तुम्हारा बीएससी हो गया है। तुमने तो पढ़ा होगा बैंकम और कैरोलस लीनियस, इनको पूछा जाता है किसने कौन सा वर्गीकरण किया था, किस आधार पर। ये आधार है आपको बैंकम का। बैंकम ज़्यादा फेमस हुआ है। कैरोलस लीनियस तो था हमारा 17वीं शताब्दी से लगा के 19वीं शताब्दी तक कैरोलस लीनियस बना है। कैरोलस लीनियस ने सिर्फ 2 जगह किए थे, वादक और जन्म, खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि तब इतना ज़्यादा चल नहीं रहा था बायोलॉजी का। जैसे कहते थे बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? मैंने बताया है क्यों भाई, बायोलॉजी का शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। बायोलॉजी को बायोलॉजी किसने कहा था सबसे पहले? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। चाहे लैमार्क लिखा हो चाहे दोनों लिखा हो, चाहे एक लिखा हो वही सही है, ज़्यादातर लैमार्क लिखा रहता है। बायोलॉजी शब्द जो दिया गया है
भाई बायोलॉजी की क्लास है तो बायोलॉजी पता होना चाहिए ना किसने दिया था। मान लो किसने कह दिया बायोलॉजी पढ़ गया, पता बायोलॉजी से किसने दिया था। हाँ क्यों? अभी तक बायोलॉजी पढ़ा बताया नहीं बताया ना, बताया बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी को बायोलॉजी क्यों कहा गया? अरे क्या पूछने लगेगा, उसका भी क्या है? बायोस मतलब होता है ग्रीक भाषा में, बायोस मतलब लाइफ मतलब जीवन, और लोगोस मीन्स होता है डिस्कोर्स, या इसका मतलब जीवन होता है, और इसका मतलब होता है डिस्कोर्स या स्टडी, अध्ययन। अध्ययन ऐसी विज्ञान जो जीवन के बारे में अध्ययन कराती है, बायोलॉजी कहलाती है। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है डिस्कोर्स या स्टडी, उसका अर्थ होता है। ऐसी विज्ञान जो जीवन के बारे में अध्ययन कराती है। भाई जो जीवन है, अब आपके दोस्तों ये लकड़ी है, इसमें तो पहले तो जीवन था, इसमें लकड़ी ऐसे बन गई है, तो प्लास्टिक, रबड़ तो पहले तो जीवन था रबड़ में, रबड़ के पौधे से तो रबड़ आया। इस कपड़े में गॉसिपियम हिर्सुटम से आया था, कॉटन के पौधे से, मालवेसी से, मालवेसी फूल है ना इसका, कॉटन का पौधा हुई, पहले तो जीवन था, पहले डायरेक्ट कॉटन बन गया, निर्जीव हो गया, पहले कॉटन था ना। तो ये समझ लीजिए, मान लो एक बच्चे ने कहा था सर कि ये पंखे नहीं चलेंगे, क्या हो सकता है? मैंने कहा पौधे से हटा दीजिए, पौधे से हटा दीजिए। पहले इसका पौधे से क्या कनेक्शन है? लाइट भेजेंगे तो चलेंगे, मैंने हवा नहीं देंगे, ग्रीन पे तो होगी, लेकिन मतलब उसका ट्रांजिस्टर और उसकी वो मशीन तो चलेगी, लेकिन जो हवा नीचे को दे रहे हैं वो नहीं देंगे। क्यों? ऑक्सीजन होगी नहीं, CO2 बनी रहेगी, फिर हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, रहेगी। ये घूमेगा तो फिजिक्स के रूल से, तो उसमें करंट जाएगा, चक्रण तो करेगा, लेकिन क्या हवा देगा? बिना पौधे के, पौधे ही तो हवा अपनी करेंगे, ऑक्सीजन दे रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यही रीजन है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इतना जानना जरूरी है, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन एक फादर ऑफ बायोलॉजी पता है, अरस्तु होता है, और जूलॉजी का फादर भी अरस्तु कहलाता है, एरिस्टोटल उसको अंग्रेजी में कहते हैं, अरस्तु। बॉटनी का फादर थियोफ्रेस्टस, लीजिए करना पता। एरिस्टोटल किसको कहते हैं? अरस्तु। एरिस्टोटल अंग्रेजी में अरस्तु कहते हैं। अंग्रेजी इंडियन है, अपने अनुसार काम करता है, जो कैमरे चल रहे हैं ज़्यादा नहीं, इंडियन है, ज़्यादा अपने अनुसार बनाता है कहानियाँ। इंग्लिश को बिल्कुल इंग्लिश कहता है, इंग्लिश नहीं आता। ओरिजिनलिटी में एरिस्टोटल कहते हैं इसे, इसका नाम है। यूनानी दार्शनिक था, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, एक तो में सुकरात नाम का चैप्टर हुआ करता था जब हम पढ़ते थे, जानते हो उसको क्यों मारा गया था? जहर दिया गया था उसको, अगर पढ़ाया हो इंग्लिश में, क्रांतिकारी विचार रखता था। टॉलस्टॉय एक फैक्ट्री की कंपनी का, एरिस्टोटल ने अपना स्कूल खोला था ना, यूरोप और यूरोप के लिए, तो सरकार के खिलाफ था। तो एक बार टॉलस्टॉय के पास लोग पहुंचे, नए लड़के लड़कियां, कि सर हमें काम दीजिए, खाना दीजिए। आप कहते हैं फ्री में खाना, फ्री में रहना दे, आप लड़के लड़कियां कहें या भी जवान फ्री में रहेगा, फ्री में खाना दूंगा। वो उसका ऐलान था, मेरी शिक्षा प्राप्त करिए, मैं फ्री में रहना, फ्री खाना, हम भी आएंगे आपके स्कूल में पढ़ने, आपका ज्ञान लेने, आप लेकिन ज्ञान तो प्राप्त होना चाहिए ना पहले तुम्हें। फ्री का माल
कुछ अगर ज्ञान नहीं, फ्री का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन और कुछ अगर मिलता है, देखिए आपको एक बार एक बच्चे ने कहा कि सर फ्री में भोजन मिल जाए तो कुछ काम में करना पड़ेगा। मस्तिष्क का विकास अगर हो जाएगा, ज्ञान आपके पास हो जाएगा तो आप खुद कमा सकते हो। अब फ्री का खाना कितने दिन, साल भर, 2 साल, 4 साल, फिर क्या करोगे? क्यों भाई, जीवन में कोई खिला देगा, अच्छा खाना खिला देगा कोई? अच्छा खाना तो अपनी कमाई करो, अपनी चीजें कर सकते। इसलिए कोशिश हमेशा ये करिए कि हमें ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो जाए। ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी जीवन का स्तर ऊपर हो जाएगा। कैसे भी पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें देखो बता देता हूँ मैं कि क्या है। तो कोशिश हमेशा करिए कि कैसे नॉलेज बढ़े हमारा। जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ वो हमेशा कोशिश करेंगे। अब लिख लीजिए एक पॉइंट और, ये तो कह रहे चर्चा हो गई थी कि थियोफ्रास्टस क्या है, वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाता है क्या? थियोफ्रास्टस। शिवाजी को मालूम होगा, वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाता है। मतलब जंतुओं के बारे में अध्ययन अरस्तु, पौधों के बारे में अध्ययन थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस। भाई इसलिए बताता हूँ अक्सर 2-4 महीने में, 2-3 महीने में क्लासों में, हमेशा हर क्लास में, चाहे 11th पढ़ाऊँ चाहे 12th चाहे BSc, ये रिपीट करता रहता हूँ ताकि कोई मान लीजिए हमसे ज़्यादा सीनियर आपके घर में, मोहल्ले में या कोई, आप बायो क्लास बताओ, बायो क्या है, कहाँ पढ़ के आए हो, बायो बताओ, वनस्पति विज्ञान का पिता कहाँ होता है? कोई पूछ रहा हो, अरे ये तो बताया नहीं गुरुदेव ने हमारे। कम से कम इतनी जानकारी तो हुई जानी चाहिए। उसके भीतर की बात तो खैर रोज पढ़ा ही रहा हूँ कि बायोलॉजी को बायोलॉजी, हालांकि ये सब चीज सबको नहीं मालूम होता है बायोलॉजी को बायोलॉजी क्यों कहते हैं, बायोलॉजी का पिता कौन है। और इसने अरस्तु में सिर्फ बायोलॉजी में काम नहीं किया है, सोशल भी था, समाजशास्त्री भी था, दर्शन शास्त्री 1 नंबर का था, अनमैरिड थे ये। हाँ, सुकरात ने तो कहा भी है कि अगर आप की शादी हो जाती है, अच्छी पत्नी मिलती है तो आप खुशहाल रहेंगे, और नहीं मिलती तो आप दर्शन शास्त्री बन जाएंगे। नहीं मिलती अगर तो आप दर्शन शास्त्री बन जाएंगे, क्योंकि इतना आपको रहेगा प्रेशर कि आप दर्शन शास्त्री जैसे हो जाएंगे, फिलॉसफर जानते हैं ना, एक तरह से महंत जैसे हो जाएंगे। कुछ भी प्रेशर, कुछ भी कोई मारे, कोई चिल्लाए, कोई बोले, कुछ बोलने नहीं, सिर्फ ज्ञान में वो सब हो रहना नॉलेज। और जिस दिन आपको अपने ज्ञान की एक आग लग गई कि मुझे नॉलेज चाहिए, उस दिन फिर कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है, सिर्फ नॉलेज। देखिए जॉब सभी को नहीं मिलती है, ये आपको सत्य है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। हर व्यक्ति नौकरी के लिए पढ़ता है, मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, पढ़ता ही नहीं पढ़ता सब कुछ। लेकिन ज्ञान प्राप्ति करना भी एक तरह का आपको जीवन यापन के लिए रहता है। आप ऐसा नहीं कि ज्ञान बेकार जाता है। मैंने भी अपने गुरुओं से पूछा था, कुछ मिलता तो है नहीं, टाप करने से क्या होता है, कह रहा सब स्टोर हो रहा है, मिलेगा नहीं चल। और रियली में अब तो खैर उनकी डेट हो गई, 1-2 की, 1 बचे ही। ज्ञान जहां से मिले, जिस धर्म और जात से मिले, जिस कास्ट के व्यक्ति से मिले, जिससे ऊंचे नीचे किसे, देखिए जातियां और धर्म सब यही बनाए गए हैं। आपको कभी ये सोच के नहीं रहना है कि मैं इतना इससे ऊंचा हूं, इतना बड़ा हूं, या इस धर्म से हूं, इस जात से हूं तो इससे ज्ञान ना हो। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी कुछ ना हो, कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए कि बस ऊंचे कुल में जन्म लिया। आपको मालूम है धर्म और जात का जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वर्गीकरण हुआ, वो काम के आधार पर हुआ है बेटा। कौन किस काम में निपुण है? क्या आज सफाई कर्मी उच्च वर्ग का नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? नहीं है ना? नहीं है। लिस्ट देखिए गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की, सफाई कर्मी में कई आपको मिलेंगे उच्च जाति में। अब
फॉर्म जिस दिन निकले उस दिन पूछिएगा कि तुम्हारी साथ वाली कौन से डाल रही है, जो लिखे रहती है दीवारी सिंह सब सफाई करने तक डालते हैं। नौकरी का ये रहता है। तो ज्ञान की आप एकदम वशीभूत रहिए ज्ञान के उसमें से प्राप्त करने के लिए, और एक लक्ष्य बनाइए बिल्कुल कि मुझे ये करना है जीवन में, अभी से बता दिया। देखिए ये सब चीजें मैं रोज पढ़ाऊंगा, अक्सर पढ़ाता हूँ रोज, लेकिन एक जीवन का जो सत्य है आपके लिए वो यही है कि जो चीजें आपके जीवन के लिए अच्छी लगती है, जैसे सपोज दैट आपको क्या अच्छा लगता है, बच्चे पूछते मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, अब फिर उसके बाद जब जॉब पोस्ट में रहा तो पढ़ाना अच्छा लगता है, उसके अलावा कोई काम नहीं अच्छा लगता। तो आप भी एक लक्ष्य बना लीजिए, मुझे क्या करना है जी, झेल पेट के मत बनाइए लक्ष्य, समझ रहे हैं ना बुंदेलखंडी में, झेल झाल के मत बनाइए, क्या वो चल रही है तो हम चले जाते हैं, घर वाले भी कहते हैं बैठो मत जाओ। जिस दिन आपको खुद में नशा हो जाएगा ना किसी काम का, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, 24 घंटे ऐसे बालू जैसे सरकेंगे, और फिर आप खुद पढ़ना चालू कर देंगे, मुझसे पूछना चालू कर देंगे। मान लीजिए बायोलॉजी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे बायोलॉजी ही पढ़ना है या नीट का ही देखना है, तो उसको रात दिन पढ़िए। टीचर तो सिर्फ एक गाइड करता है, समझ लीजिए, पूरा ज्ञान तो वो बहुत सालों बाद दे पाता है कोर्स के आधार पर। चलिए लेकिन थोड़ा सा और लिख लीजिए इसमें से, अनिवार्य तथ्यों को उनके विविध कार्यों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अनिवार्य तथ्यों को उनके विविध कार्यों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक हैं। अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक हैं। अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं। अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक हैं। अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं। कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं। अब जैसे कह दिया जाए रचनात्मक का संरचनात्मक में क्या अंतर हो जाता है। रचनात्मक जो बनाई गई है, ये बनी है उससे मिलकर। जैसे तुम कोई कला बनाओ और रचनात्मक हो गई, तुमने पेंसिल पेन और सब यूज किया कर, और संरचनात्मक को बनी बनाई देख लेना, संरचना, समझ रहे हो? नहीं समझे? संरचनात्मक मतलब बनी बनाई, मतलब ये देखिए ऐसा, ये बोर्ड देखिए, संरचनात्मक। तो रचनात्मक मतलब जैव अणु जो है कोशिका के रचनात्मक तत्व जिनसे कोशिका मिलकर बनी है। लिख लीजिए जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा लिखिए अनिवार्य तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित है। अनिवार्य तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित है। अब ऊर्जा आ जाता है तो कोशिका की करेंसी कौन कहलाती है? कोशिका की करेंसी ऑफ द सेल, उसका ऊर्जा क्या कहलाती है? एटीपी। एटीपी है कि नहीं है? नहीं कहते हैं? करेंसी ऑफ द, लिख लीजिए
अनिवार्य तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित है एटीपी, पर्णहरित, मैग्नीशियम, पर्णहरित में मैग्नीशियम, एटीपी में फास्फोरस, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम में अंतर है ना, मैग्नीशियम को Mg कहेंगे, मैग्नीशियम है। Mn है ना, हाँ, और एटीपी में फास्फोरस। ये कैसे सर बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब वो प्रकाश संश्लेषण होता है ना तो मैग्नीशियम आवश्यक होता है, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, या आपके यहां तक कि अनुलेखन और अनुवादन नहीं होता है। जो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो डीएनए से आरएनए ही नहीं बनेगा अगर एमजी नहीं होगा, एमजी की सांद्रता आपकी नहीं रहेगी, एमजी अनुपस्थित होगा। समझ रहे हैं? और ये एटीपी में फास्फोरस कैसे आ गया? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन आपको मालूम है, देखिए इसको कैसे कर लेते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एटीपी, उसका की ऊर्जा कहलाती है कि नहीं? क्यों भाई बोलिए, कहलाती है। तो एडेनोसिन कैसे बना? एडेनोसिन एडेनिन प्लस शुगर से, एडेनिन प्लस शुगर से एडेनोसिन बनता है। कोई भी शुगर हो सकती है आपकी पेंटोस शुगर में, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज होगी कि नहीं होगी? अब फिर ट्राइफॉस्फेट है, मतलब फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल, PO4, फास्फेट ग्रुप होता है ना PO4, तब जाके ये एडेनोसिन, एडेनिन प्लस शुगर। एडेनिन कहां से है? आपने डीएनए में पढ़ा था, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन पढ़ाए थे आपको। तो एडेनिन के साथ शुगर जुड़ गई तो एडेनोसिन, और 3 फास्फेट, इसलिए फास्फोरस। ये PO4 ग्रुप जुड़ा है ना, इसके फास्फेट ग्रुप लगा है, तब जाके ये दोनों आवश्यक है। तीसरा लिख लीजिए, अनिवार्य तत्व जो एंजाइम को सक्रिय बाधित करते हैं। अनिवार्य तत्व जो एंजाइम को सक्रिय बाधित करते हैं, जैसे Mg प्लस, Mg2 प्लस राइबोलोज बिसफास्फेट, राइबोलोज बिसफास्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और फास्फोइनॉल पाइरुवेट, फास्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, दोनों को सक्रिय करता है। दोनों को सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषण की कार्बन फिक्सेशन में अति महत्वपूर्ण है। ये दोनों एंजाइम्स, ये तो RuBP कहलाता है बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट में है, इसी एंजाइम की सहायता से आती है। सबसे बड़ा एनवायरमेंटल एंजाइम्स घटक पूछ लिया जाए तो RuBP कहलाएगा। रुबिस्को एंजाइम्स भी कहलाता है, RuBP एंजाइम्स भी कहलाता है। रुबिस्को एंजाइम्स जो कार्बन का फिक्सेशन करता है, कार्बन का स्थिरीकरण करता है।
ये भी बहुत पूछा जाता है। सबसे बड़ा पर्यावरण में एंजाइम्स कौन सा मिलता है, सबसे बड़ा घटक जो कार्बन के स्थिरीकरण में रूबिस्को एंजाइम्स, आरयूबीपी एंजाइम्स भी कहलाता है। जो प्रकाश संश्लेषण, दोनों एंजाइम्स प्रकाश संश्लेषण कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण है। दोनों एंजाइम्स प्रकाश संश्लेषणीय कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण है। जेडन आपको फोर्थ नंबर जेडन 2+ आया है तो मैं 2 लिख देता हूं। जेडन आपका एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करता है जेडन। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन में रहता है, नाइट्रोजन के उपापचय में नाइट्रोजिनेज को क्रियाशील करता है। ये सब पूछे जाते हैं आपके। मॉलिब्डेनम एमओ नाइट्रोजिनेज को क्रियाशील करता है। मॉलिब्डेनम हालांकि बीओ आपका उसमें लिख के आता है मॉलिब्डेनम, ऐसे लिखता है मॉलिब्डेनम। तो एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेज को ये आपका इसमें मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। नाइट्रोजन जानते हैं कौन सा रूप पौधे लेते हैं, नाइट्रेट का। पहले आपका नाइट्रोजन नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में। इस फॉर्म को पौधे एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई पूछे बेटा नाइट्रोजन का कौन सा रूप पौधे अवशोषित करते हैं, नाइट्रेट, ये भी बहुत पूछा जाता है। जिनमें हम कहते हैं बहुत पूछा जाता है उनमें जरूर टिक कर लिया करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हमें पढ़ाते हुए याद आते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं। जब कभी हम कह दें कि बेटा ये पूछा जाता है, ये ऐसे आता है, जैसे ये लिखा, तो उन वो क्वेश्चन हमें जैसे बार बार पढ़ाया है कई सालों तक, पढ़ाते भी रहते हैं हम हमेशा हर क्लास को। लगभग 10-12-13 साल तो हुई गए पढ़ाते नीट का क्लास और बायो को, तो वो एक तरह से याद आता रहता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस साल पूछा गया था, ये वाला उस साल पूछा गया था। अच्छा अब लिख लीजिए, कुछ तत्व कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं। कुछ तत्व कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं। ऑस्मोसिस ग्रेडियंट परासरणी विभव को बदलते हैं। कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं। कौन सा? पोटेशियम। ये भी बहुत पूछा जाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो कोशिका के विभव को बदलता है, कोशिका की सांद्रता को बदलता है? कुछ तत्व कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं, पोटेशियम। देखिए कुछ अच्छी चीजें बताएं, ये सब पूछे जाते हैं। मान लो कह दिया जाए कोशिका में पोटेशियम ना हो, उसका परासरण नहीं करेगी, उसका परासरण नहीं करेगी, ये समझ लीजिए। कोशिका के परासरण को बदलते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, ये और ये वाला भी, ये एटीपी वाले भी, ये भी आपके पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल और एटीपी जो रहता है, मैग्नीशियम और ये आपके फास्फोरस। कोशिका के रचनात्मक कोई कहते CHON, यस ये आपके रचनात्मक है, मतलब आपके कह दिया जाए कि कोशिका किससे मिलकर बनी है, सबसे पहले ये बनी है CHON, हाँ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फिर सबसे पहले कौन से अणु बने हैं? अमीनो एसिड बने हैं। इस संसार में सबसे पहला कौन से अणुओं का निर्माण हो गया है, कौन से तत्वों का, मतलब अणु एक तरह से मॉलिक्यूल जो कहना है भाई, तत्व से अणु बना है कि नहीं पता? एलिमेंट्स फिर मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा।
तो सबसे पहले जो बनते हैं आपके CHON नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं से कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, फिर जाके अमीनो एसिड बने हैं। बाकी फिर कल भी हमारा क्लास सबसे पहले कौन सा अणु बना था? अमीनो एसिड बना है, अमीनो अम्ल। बंद कर दें, हो गया टाइम।